हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 1। पार्ट 2 की जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंबशन क्या होता है, क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है कंबशन के लिए, इग्निशन, टेम्परेचर, फॉरेस्ट फायर, इसके जैसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। अपने घर पे अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग फ्यूल यूज़ करते हैं। सिर्फ घर पे ही नहीं, फ्यूल का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है और ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है। सो कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम्स। होम्स में कौन कौन से फ्यूल्स यूज़ होते हैं, तो आप फायरवुड लिख सकते हैं, एलपीजी, सीएनजी ये लिख सकते हैं। फिर बताया गया है कि उन फ्यूल्स का नाम बताइए जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और फिर उन फ्यूल्स का नाम बताइए जो कि ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। आप कहोगे काऊ डंक, वुड, कोल, कारकोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है वो अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं जो कि हमारे काम आते हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आप जानते हैं कि कैंडल कैसे जलता है। सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। यानी कोल के जलने में और कैंडल के जलने में क्या अंतर होता है। तो कैंडल इस तरह का होता है, जब ये जलता है तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है, पर जब एक कोल पीस चलता है तो किसी भी फ्लेम का प्रोडक्शन नहीं होता है। सो फ्लेम इज़ द बेसिक डिफरेंस। मे यू बी वेयर बी एबल टू गेस राइट। हो सकता है आपने सही गेस किया हो, कैंडल जो है वो फ्लेम के साथ जलता है जबकि कोल जो है वो बिना फ्लेम के जलता है। ठीक इसी तरह से हम उन मटेरियल्स के बारे में भी पता करेंगे जो कि बिना फ्लेम के जलते हैं, और क्यों ये बिना फ्लेम के जलते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। Now let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process। तो हम देखते हैं कि बर्निंग की जो केमिकल प्रोसेस होती है, यानी जो हमारा कंबशन होता है वो क्या है, और हम फ्लेम के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके अलग अलग लेयर्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उनके रोल के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंबशन, यानी कंबशन क्या होता है। आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिले थे वो क्या थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिसके साथ हीट और लाइट का प्रोडक्शन भी हुआ था। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ कारकोल। इसी तरह की एक्टिविटी हम कारकोल के टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। उसको टोंग्स की मदद से उठाएंगे, उसे कैंडल की फ्लेम के पास ले जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि कारकोल जो है वो एयर में बर्न करेगा। हमें ये भी पता है कि जो कोल है वो भी एयर में बर्न करता है, ठीक उसी तरह से कारकोल भी बर्न करेगा, वो भी कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ये जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। आगे देखते हैं। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम का टुकड़ा, उसको जब जलाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं ये है मैग्नीशियम, और कितने बड़े बड़े फ्लेम्स का प्रोडक्शन हो रहा है ओनली ऑन इट्स बर्निंग। Now let's move further. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। यानी ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और हीट दे उसे कहा जाता है combustion। The substance that undergoes combustion is said to be combustible। यानी जिस सब्सटेंस में कंबशन होता है उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है, और कंबस्टिबल सब्सटेंस कहने के साथ साथ उसे फ्यूल भी कहा जाता है। अब ये जो फ्यूल है सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि कोल, लिक्विड भी हो सकता है जैसे पेट्रोल, और गैस भी हो सकता है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस भी फ्यूल के रूप में काम करते हैं। Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glue।
यानी हीट तो हर केस में देगा, चाहे कोल का केस है या कारकोल का केस। पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें वो लाइट भी देता है। अब लाइट किस फॉर्म में देता है? फ्लेम के फॉर्म में। जैसे कैंडल जब जलती है तो उसमें हीट तो होगी ही, गर्मी तो होगी ही, पर साथ ही साथ फ्लेम का भी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट का भी प्रोडक्शन हो रहा है। ओके। In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance। दो रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और दूसरा था बर्निंग कारकोल पीस इन एयर। तो दोनों के दोनों जलाए, दोनों के दोनों जल गए। अब जो चीज़ें सब्सटेंसेस जल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये दोनों भी हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना। बूझो इज टेलिंग समथिंग। वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। उन्हें बताया गया है कि फूड जो है वो उनकी बॉडी के लिए फ्यूल है। तो आपने देखा होगा कि कार, पेट्रोल, उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? पेट्रोल, डीजल, यही सब यूज़ होता है, यही यूज़ होता है। अब ये क्या करते हैं? ये उन्हें एनर्जी देते हैं और उसी एनर्जी की वजह से वो मूव कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे पहेली ने भी कुछ इसी तरह का एक्सप्लेनेशन दिया है। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। वी लर्न दैट इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने किसके बारे में पढ़ा था? रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की मदद से वो ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो रहा है और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये एक तरह का कंबशन है और ऐसे केस में फूड जो है वो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल है। ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 6.1 पे। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मतलब कलेक्ट करने हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, यानी अपने टीचर की निगरानी में एक एक मटेरियल को बर्न करना है। अब जिन मटेरियल में कंबशन हो जाए वो हो जाएंगे आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस और जिनमें ना हो वो होंगे आपके नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। तो सबसे पहले वुड है, वुड जल जाएगा तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस। पेपर भी जल जाएगा तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इसी तरह के बाकी के भी आप कर लेंगे। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल हैं और कौन से नहीं। सिंपल सी बात है, जिनमें कंबशन हो रहा है, जो जल रहे हैं, वो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस। फिर हम देखते हैं एक्टिविटी 6.2। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। यानी एक टेबल पे जला हुआ कैंडल रख देंगे। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। यानी कुछ इस तरह से सबसे पहले सेटअप करना है, एक टेबल पे रखना है, नीचे कुछ ब्लॉक्स के ऊपर कैंडल को पहले जला देना है और उसके बाद ऊपर से एक ग्लास चिमनी रख देनी है। ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द फ्लेम। देखिए कि फ्लेम में क्या हो रहा है। तो अब देखोगे कि ऐसे रखा है, ऊपर से खुला है, एयर उसे मिल रही है और वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब ब्लॉक्स हटा दीजिए, यानी ये जो यहाँ पे आपने ब्लॉक्स लगाए हैं इनको हटा दीजिए और चिमनी को ऐसे ही टेबल पे रख दीजिए। ठीक है। फिर से फ्लेम को ऑब्जर्व कीजिए तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी देर जलेगा फिर बुझ जाएगा। फ्लेम को फिर से देखिए। तीसरे केस में क्या करना है, आपको ये जो चिमनी आपने बनाई है इसके ऊपर आपको क्या रख देना है, एक प्लेट रख देना है जिससे पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट केस में जलता रह जाएगा, सेकंड केस में स्मोक प्रोड्यूस होगी और थर्ड केस में ऐसे ही बुझ जाएगा। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। तो ऐसा सब करके पता चल गया कि अगर कंबशन करना है तो उसके लिए एयर जो है वो नेसेसरी है। पहले केस में क्या हुआ था, एयर जो है वो चिमनी के बिलो उसको स्टैंड के ऊपर रखा था, तो इसकी वजह से नीचे से हवा जो है वो जा रही थी, उसे एयर मिल रहा था, इसी वजह से वो कंटिन्यूसली जल रही थी। पर जब उसे हमने सीधा टेबल पे रख दिया तो फ्लेम जो है वो फ्लिकर करने लगी और स्मोक प्रोड्यूस किया। और सी केस में क्या हुआ, फ्लेम जो है वो फाइनली बुझ गई। क्यों? क्योंकि एयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल थी ही नहीं। तो अगर कम अवेलेबल है तो फिर फ्लिकर करेगी,
बिल्कुल ही नहीं है तो ऑफ हो जाएगी, और अगर है कंटिन्यूसली उसको एयर मिल रहा है तो फिर वो बर्न करती रहेगी। सो बुझो इज आस्किंग समथिंग। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमने पढ़ा था कि जो सन है वो अपना खुद का हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये भी किसी तरह का कंबशन है। सो इट्स नॉट अ कंबशन। सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, जिनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगी। अब हम आते हैं एक्टिविटी 6.3। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और कारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। यानी एक तवा गरम कीजिए और उस पर वुड का या फिर कारकोल का जलता हुआ पीस डाल दीजिए। फिर उसे एक ग्लास जार से या टम्बलर से कवर कर दीजिए, और ध्यान रखिए कि जो आपका जार है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब आर पार दिखना चाहिए। आप देखोगे कि कारकोल जो है या फिर जो भी आपने लिया है, वुड लिया है, कारकोल लिया है जलता हुआ, थोड़ी देर जलेगा, उसके बाद खुद ही बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि शुरू में जितनी उसके पास एयर अवेलेबल थी उसने अपने आसपास की सारी एयर को यूज़ कर लिया, अब एयर बची ही नहीं है, इसी वजह से वो बुझ गया। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person इज़ कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। आपने देखा होगा कि जब कभी भी अगर किसी इंसान को जल जाता है, मतलब कहीं भी एक्सीडेंटली अगर फायर लग जाती है और इंसान को जल जाता है, तो उससे क्या होता है, वो उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, और ऐसे में आम लोग क्या करते हैं, वो उसको ब्लैंकेट से ढक देते हैं ताकि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर सकें। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो ज़मीन पे लेटा है जिसके कपड़ों में आग लग गई थी, इसीलिए लोगों ने कंबल लपेट दिया। सो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अपने कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए। क्या मैच स्टिक खुद ही जल जाती है? ऑफ कोर्स नॉट। हम जब उसे रब करते हैं किसी सरफेस से तब वो जलती है। आपने पेपर को बर्न किया है, उस एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट। यानी जब कोई जलाने वाली मैच स्टिक को हम इसके पास लाते हैं तभी तो ये जलती है, खुद ब खुद तो नहीं जलने लगती। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। पर क्या आप वुड को जला सकते हो, यानी लकड़ी का टुकड़ा आप जला सकते हो एक माचिस उसके पास लाके? तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें एक बड़े से वुड के टुकड़े को जलाना है तो उसके लिए एक माचिस काफ़ी नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया गया है। तो अब तो बोलोगे जंगल में जो आग लगी वो हो गया फॉरेस्ट फायर। तो ये आग किस वजह से लगी, वो भी एक रीज़न होता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, यानी समर में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और जंगल में आमतौर पे जो घास होते हैं वो सूखी होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो क्या होगी, ये जो सूखी घास है इसमें आग लग जाएगी, और जंगल में आग जो है वो बहुत ही जल्दी फैलती है, ग्रास से ट्रीज़ में स्प्रेड होगी, और थोड़ी ही देर में, कुछ ही चंद मिनटों में या चंद घंटों में पूरा फॉरेस्ट जो है, पूरा जंगल जो है वो जलने लग जाएगा, और ऐसे फायर्स को कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो सिंपली क्या हुआ, ड्राई ग्रास थी, हीट की वजह से जल गई, फिर ट्रीज़ जलने लगे और जल्दी पूरा फॉरेस्ट जो है वो जलने लगा। Do these experience tell you that different substance catch fire at different temperature? यानी ऊपर हमने पढ़ा था कि पेपर में जल्दी आग लग जाता है और वुड में देर से लगता है, तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग सब्सटेंस जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे उन पे आग लगती है। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी सबसे कम टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस में आग लगती है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे एक पेपर है, अगर उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे वो जलने लग रहा है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस उसका इग्निशन टेम्परेचर है। असल में 25 नहीं होता, मैं आपको बस एग्जांपल देने के लिए बता दे रही हूँ। हर एक सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसी का काफ़ी कम होता है और किसी का काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे वुड को जलाना है तो उसका ज़्यादा होता है, पेपर को जलाना है तो उसका कम होता है। सो एवरी सब्सटेंस हैज़ अ डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, किसी का कम किसी का ज़्यादा, इस तरह से सबका अलग अलग होता है।
So can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? तो अब आप बता सकते हो कि मैचस्टिक ऐसे ही रूम में पड़ी है तो उसमें खुद ब खुद आग क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है। अब जब उसको इग्निशन टेम्परेचर अपना मिला ही नहीं है तो वो जलेगी कैसे? ओके और जब हम इसे बर्न करते हैं मैच बॉक्स के साइड में तो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट की वजह से जो हमारी मैचस्टिक है वो जलने लगती है। सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ मैचस्टिक यानी माचिस की कहानी। सो द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, बड़ी पुरानी कहानी है इसकी, बड़ा पुराना इतिहास है इसका। 5,000 साल पहले पाइन के जो वुड होते हैं छोटे छोटे उनको जो पीसेस होते हैं उसको सल्फ़र में डुबाया जाता था और फिर मैचस्टिक के रूप में यूज़ किया जाता था एंसेंट इजिप्ट में। दी मॉडर्न सेफ्टी मैच यानी आजकल का जो हम मैच यूज़ करते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ 200 साल पहले डेवलप हुआ है। जो किस किस चीज़ों का मिक्सचर होता है? एंटीमोनी ट्री सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस और इसमें थोड़ा सा ग्लू होता है और इसके हेड जो होता है इसके ऊपर स्टार्च अप्लाई किया जाता है ऑन अ सुटेबल वुड पीस और जब भी हम इसे किसी रफ सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो ये उसकी मदद से जलने लगता है। क्यों? क्योंकि इससे फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी के कारण वो जलने लगता है। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. यानी जो लोग माचिस का मैन्युफैक्चर करते हैं, जो वहाँ पे कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए कभी कभी ये जो वाइट फॉस्फोरस है वो डेंजरस प्रूव होता है। These days, the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate. इसी वजह से ये उनके लिए हानिकारक है। इसीलिए आजकल जो उसका हेड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीमनी ट्रीसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। The rubbing surface has powered glass and a little red phosphorus which is much less dangerous। यानी वाइट फॉस्फोरस तो बहुत डेंजरस होता है, इसीलिए उसके बदले जो हमारा रबिंग सरफेस है उसमें थोड़ा सा पाउडर्ड ग्लास और हल्का सा रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है कि जो कि वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले काफ़ी कम डेंजरस होता है। When the match is struck against the rubbing surface, यानी जब इस माचिस को हम रबिंग सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो ये जो रेड फॉस्फोरस है ये वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है। ये तुरंत ही पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है और जलने लगता है और जो 3 सल्फाइड है वो भी कंबशन स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। इससे पता चल गया कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कोई भी फ्यूल तब तक नहीं जलता जब तक इसके आसपास का टेम्परेचर जो है वो इसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर ना हो। ठीक है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन बर्निंग स्टोव? कभी कभी आपने देखा होगा अगर कुकिंग पैन में कुकिंग ऑयल डाल के बहुत देर तक स्टोव में रख दिया जाए तो उससे क्या होता है? जो ऑयल है उसमें आग लग जाती है। सो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। यानी ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये अपने आप इनमें रूम टेम्परेचर पे तो आग नहीं लगती है जब तक हम इसको ज़्यादा हीट ना दें, पर अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट कर दो तो इसमें आग लग जाती है। बट अगर वुड में थोड़ी सी आग लग गई तो वो मतलब फायर कैच नहीं करता क्योंकि केरोसिन जो है उसमें तुरंत ही फायर स्प्रेड होने लगती है, इसीलिए अगर हल्का सा भी हीट करो तो पूरी तरह से आग लग जाती है। जबकि जो वुड है उसको थोड़ा सा हीट करो, थोड़ा सा जलाओ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हम बता सकते हैं कि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है इन द कंपैरिजन ऑफ वुड्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे हमें एक नीचे एक्टिविटी दी है दैट विल शो दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस को जलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचे।
सो मेक 2 पेपर कप्स। 2 आप पेपर कप बनाइए, एक पेपर के शीट को फोल्ड करते हुए उनमें से एक में आप 50 मिलीलीटर पानी डालिए। दोनों को आप हीट कीजिए, कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ खाली पेपर कप है वो तुरंत ही जलने लगेगा, पर जिसमें पानी डाला है वो नहीं जलेगा, उल्टा उसका पानी जो है वो हीट होने लगेगा। सो वॉट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप, यानी जो खाली है उसके साथ क्या हुआ, और जिसके अंदर पानी है उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके अंदर का पानी गर्म हुआ? ऑफ कोर्स, अगर आप उस कप को और हीट करोगे, पानी वाले कप को, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर का जो पानी है वो बॉईल होने लगे। तो अब ऐसा क्या हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो द हीट सप्लाइड बाय द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, एक से दूसरे में हीट सप्लाई। तो जो हीट पेपर कप को मिल रही है वही हीट पेपर कप पानी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। इसी वजह से पानी जो है वो तो हीट हो रहा है, पर पेपर कप नहीं जल रहा। इसीलिए जब तक उस पेपर कप में पानी होगा, पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा, और इसी वजह से वो नहीं जलेगा। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है और बहुत जल्दी ही उनमें आग लग जाती है, और उन्हीं को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब जो है वो हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। सो नाउ आवर 6.1 टॉपिक इज़ फिनिश्ड। 6.2 है हमारा हाउ डू वी कंट्रोल फायर। 6.3 है हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन, और 6.4 है फ्लेम, और 6.5 है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।